Morning to all of you. This is Neha here again. I hope you all are doing very well. And okay, so we had already done 3 lectures in our meteorology course, na? And in which we had completed basic information about meteorology and agriculture meteorology. And then we already studied about difference between both of them. Then we had already studied about importance and future scope of meteorology and agriculture meteorology also, isn't it? Okay, then now today we will going to start a new chapter. Okay, so and we can say which are very important to our exams point of view. Okay, so listen very carefully and pay attention. So let us start. So our today's topic is agroclimatic zones of India and agroclimatic zones of Chhattisgarh. Okay, so we can say that agriculture environment are diverse and variable also, and because they are very very both in time for one season from one year to another, and in a space from one location to another location, we could say that. Okay, so क्या होता है, sometime no, although farmers probably have in many respect the best knowledge of the environment. Okay, and but what is need to understand the range, we need to understand the range and diversity of environment factor a large reason also. So हमें वो पता, फार्मर तो अवेयर ही हैं अपने पर्टिकुलर उस एरिया के लिए कि उसे कैसी क्रॉप लगानी है, कैसा वहाँ का मौसम होता है, क्योंकि वो फेमिलियर है उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि वो खेती करता है। हमें जानने की ज़रूरत है, जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं, है ना, या जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको जानने के लिए ज़रूरत है कि क्या रेंज है, ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है एनवायरनमेंट की किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन का स्टडी करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, so agroclimatic zones of India. So basically India has been divided in 15 agroclimatic zones, and agroclimatic region you can also say that. So these are some reasons, so which we will discuss one by one. Okay, so we take first one, which is Western Himalayan region. Okay, so in Western Himalayan region comes under जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऊपर का हिस्सा जो होता है हमारे, आप इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया का मैप आप देखें तो ऊपर का जो हिस्सा होता है जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, ये सारी जो रीजन है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आता है। ठीक है, एंड द रीजन कंसिस्ट ऑफ स्केटल सॉइल ऑफ कोल्ड रीजन। ठीक है, उसको एक कोल्ड रीजन में है ये सब कोई, वी आर वेरी मच अवेयर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू और कश्मीर में कैसा वेदर है वो हम सबको पता है। सो और पोडिक सॉइल होती है, मॉन्टेनियस सॉइल होती है, हिली ब्राउन सॉइल होती है, लैंड्स हैव स्टीप स्लोप इन अनडाइल्यूटेड टेरेन होते हैं। तो क्या होता है, स्लीपी स्लोप होती है। स्लोप क्यों होती है, मैंने कल ही हमने डिस्कस किया था कि क्रॉप कैनोपी के बारे में। तो क्रॉप की कैनोपी ही हमेशा वो शंकुनुमा बनी होती है, कोन शेप में बनी होती है, ताकि वो क्या होता है, स्लोप इसलिए बना होता है ताकि जो बर्फ़ है वो ठहरे ना वहाँ से, है ना, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें वेस्टर्न हिमालयन के अंदर आती है। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। ठीक है, इसमें हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन को इंडिया में एग्रोक्लाइमेटिक जोन डिवाइड किया गया है पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, और वहाँ पे क्रॉप लिए जाते हैं, उसका क्या किया गया है, उसको कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। कभी कभी तो 10 मार्क्स के भी आते हैं, कभी 7 मार्क्स के भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है ऐसा कुछ इसमें कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं कि मैं इसको आपको डील कर पाऊँ या समझा पाऊँ, है ना। आपको बस ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर जोन में या इस रीजन में ये एरिया आता है और यहाँ इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो इसको एक याद करने का आपका एक तरीका है। आप क्या करेंगे, इसको
पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें मैंने आप लोगों को पैराग्राफ में समझाया हुआ है, एक एक पैराग्राफ में वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन। तो आप इसको एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेंगे और कॉलम और रो बना के इसको लिखेंगे कि अच्छा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है तो इसमें ये सॉइल पाई जाती है और इसके अंदर ये एरिया आता है, इतना % इरिगेशन होता है, तो उसके डिटेल, है ना। तो उससे आपको क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। ये ऐसा चैप्टर है जो आपको याद रखना है, याद करना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊँ, फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ओके, सो सेकेंड इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। और दीज रीजन्स फॉल अंडर हाई रेनफॉल एंड हाई फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला रीजन है वो, ठीक है। उसके अंदर आता है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। जंगल से काफ़ी मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट जो होते हैं उस एरिया में आते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, है ना। बहुत सारे जो शहरीकरण जो हो जाता है तो शहरीकरण थोड़ा कम है इस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, ठीक है। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम यहाँ प्रैक्टिस में ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस इन नियरली 1/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया एंड दिस कॉज डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल विथ हैवी रन ऑफ, सॉइल इरोजन एंड फ्लड, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे किस टाइप का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है तो इसमें क्या लॉस हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक लिस्ट आउट करनी है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन, West Bengal soil are mostly alluvial and are prone to flood, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद करने की चीज़ है। फोर्थ वन इज़ मिडिल गैंगेटिक प्लेन रीजन, उत्तर प्रदेश आता है इसमें। उत्तर प्रदेश मेजरली इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में जो शहर हैं, है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट और बिहार स्टेट इसमें आता है। अबाउट 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ दिस रीजन इज इरीगेटेड। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि 39% जो क्रॉप्ड एरिया जो है वो इरीगेटेड एरिया है, मतलब जहाँ सिंचाई की सुविधा है, ठीक है। क्या है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, मतलब रेनफेड एरिया है, ठीक है। वर्षा आधारित हमारा देश है। बहुत सारी जगह पे 70% लोग जो है वो कृषि पे आधारित है हमारे इंडिया में, है ना। तो वो वर्षा आधारित क्षेत्र है जहाँ रेनफेड एरिया कह सकते हैं कि पानी गिरेगा तो हम लेंगे, सिंचाई की ज़्यादा सुविधा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो उत्तर प्रदेश ऐसा एरिया है जहाँ 39% जो क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेटेड एरिया है, वहाँ जो है वो इरिगेटेड रीजन है, ठीक है। तो एंड द सेकेंड इज अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, ठीक है। अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और आता है, ठीक है, जहाँ इरिगेशन इज टफ एंड कैनल्स एंड ट्यूबवेल, ठीक है, जहाँ इरिगेशन थोड़ा मुश्किल है, जो कैनाल और ट्यूबवेल के जरिए होता है। अ गुड पोटेंशियल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन मतलब ये मतलब नहीं कि किसी चीज़ का शोषण करना, ठीक है। ये है कि हम वहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल है, एक अच्छी शक्ति है कि हम वहाँ से सक्शन कर सकते हैं ग्राउंड वाटर से, जो ग्राउंड लेवल सरफेस से हम ग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन है आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो मेनली इसमें स्टेट है, ठीक है। एंड देन ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स रीजन, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे रीजन्स ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में आते हैं। दीज रीजन्स हैव द हाईएस्ट सोन एरिया, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए जहाँ पंजाब और हरियाणा आ गया है ना, पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छी फार्मिंग होती है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर फार्मिंग आप देखेंगे तो हर टाइप के क्रॉप्स वहाँ लेते हैं, हर टाइप की टेक्नोलॉजी जो होती है एग्रीकल्चर के न्यू टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा की जो सॉइल है वो काफ़ी पॉल्यूटेड सॉइल हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ फर्टिलाइज़र का, हर्बिसाइड का, केमिकल ट्रीटमेंट बहुत लिया जाता है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन लेने के लिए वहाँ मैन्योर का कम यूज़ किया जाता है। जो हमारे बायोलॉजिकल मैन्योर हैं, काउ डंग वगैरह हैं, गोट बीट वगैरह हैं, इन सब का कम यूज़ किया जाता है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स और हर्बिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। इस वजह से क्या हो गया है, पंजाब और हरियाणा साइड जब आप जाएंगे, चंडीगढ़ साइड जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो सॉइल है काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है, ठीक है।
तो इस वजह से वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे जगह पे, ऐसे तो पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, पर वहाँ पे स्पेशली किया जा रहा है ताकि हम सॉइल का जो इरोजन है या सॉइल की जो क्वालिटी है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको हम मेंटेन रख पाएँ, ठीक है। एंड देन ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल जो है वो आता है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश तो नहीं, महाराष्ट्र जो है वो बहुत ही मतलब ठीक ठीक प्रोडक्शन लेने वाला जगह है, ठीक है। बहुत सारे रीजन पे इंडस्ट्रियलाइज ज़्यादा है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, और वो उस स्टेट में, ठीक है, जैसे बॉम्बे हो गया, बॉम्बे में इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, पुणे में इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ जगह हैं जहाँ मतलब वहाँ कम परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, किसका, कल्टिवेटेड एरिया का, ठीक है। एंड इरिगेशन इज थ्रू कैनल्स एंड टैंक, द सॉइल्स आर शैलो एंड मीडियम इन डेप्थ, ठीक है, शैलो सॉइल पाई जाती है वहाँ, और उनका जो मीडियम डेप्थ होता है, ठीक है, उनकी जो गहराई होती है वो मीडियम होती है, ठीक है। कोर्स सॉइल पाई जाती है, वी कैन से दैट। एंड देन सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। सेंट्रल प्लेट्यू क्यों, क्योंकि वो हमारे इंडिया का हार्ट है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है वो बीच में है, तो इसलिए सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन के नाम से आप ध्यान में रख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। देन वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल में महाराष्ट्र का कुछ रीजन आ जाता है, एंड मध्य प्रदेश का और राजस्थान का कुछ एरिया कवर होता है, ठीक है। द एवरेज रेनफॉल ऑफ दिस जोन इज 904 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप ये कहीं और जो रिसोर्स देखेंगे, आप इस मटेरियल का रिसोर्स देखेंगे, तो आपको इसमें आपको अलग अलग जो क्लाइमेटिक जोन है उन वहाँ पे रेनफॉल का क्या बोलते हैं, वो बताएगा, मिलीमीटर बताएगा, है ना, कि वो कितने मिलीमीटर वहाँ वर्षा होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, वो चीज़ आप नोट करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस रीज़न पे कितना कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। आप वो एक लिस्ट आउट करेंगे और बताएंगे कि इस रीज़न पे इतना 0.904 मिलीमीटर बारिश होती है, या हमारे छत्तीसगढ़ में 1500 मिलीमीटर वर्षा का जो लेवल है वो पाया जाता है, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, सो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारी जो हैं वहाँ पे साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आते हैं, तो ये सब हम अवेयर हैं इस चीज़ से। साउथ इंडिया के नाम से हमको समझ आ जाता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसा स्टेट जो है उसके अंदर आता है, ठीक है। एंड ड्राई फार्मिंग इज अडॉप्टेड एंड द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 111%, क्रॉपिंग इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। एंड ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स रीजन में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी आता है, ठीक है। एंड इरिगेशन इज थ्रू कैनल्स एंड ट्रेन, काफ़ी जगह पे इरिगेशन जो है वो कैनाल्स और ट्रैंक की जरिए में होता है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी ये याद हो जाएगा कि जो इरिगेशन जहाँ पे होता है वो कैनाल और टैंक के थ्रू ही होता है, ठीक है। और जहाँ नहीं होता है वो रेनफेड एरिया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर इरिगेशन हो रहा है तो कैनाल के थ्रू हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, याद करना नहीं पड़ेगा। एंड देन वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट रीजन, तो तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे इस टाइप के जो कुछ जो उसके एरिया हैं वो वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट रीजन में आते हैं, है ना। तो वेराइटी ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, रेनफॉल एंड सॉइल टाइप्स, सो ये सारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है, रेनफॉल है, सॉइल टाइप्स है, ये जो है यहाँ कोर्स सॉइल पाई जाती है, ठीक है। कोर्स सॉइल पाई जाती है, सैंडी सॉइल पाई जाती है। कोर्स सॉइल मतलब जिसमें पोरोसिटी कम होती है, ठीक है, पोरोसिटी कम होती है। सैंडी सॉइल आप देखेंगे, जैसे गोवा में देखेंगे, कर्नाटका जैसे जगह पे देखेंगे तो सैंडी सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक जहाँ पे पोरोसिटी कम होती है वैसी टाइप की सॉइल पाई जाती है, ओके। देन मूविंग ऑन, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स रीजन, गुजरात दिस इज जोन इज एरिड एंड लो रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट, बहुत सारे जगह में कम बारिश होती है। एंड इरीगेशन इज थ्रू ट्यूब वेल्स एंड वेल, ठीक है। अब यहाँ पे कम बारिश हो रही है तो इरिगेशन ऑब्वियस है कि कम बारिश हो रही है तो हम कैनाल, बड़े बड़े कैनाल के थ्रू तो इरिगेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी पानी ही नहीं है इरिगेशन के लिए, इतना वाटर ही नहीं है जो हम कंजर्व कर पाएँ, है ना। तो छोटे क्षेत्र में, छोटे पैमाने पे हम पानी देते हैं ट्यूबवेल के जरिए या वेल के जरिए, ठीक है। वेस्टर्न ड्राई रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन में क्या क्या आता है, राजस्थान आता है, हॉट सैंडी डेजर्ट, एरेटिक रेनफॉल, हाई एवापोरेशन, स्कैंटिंग वेजिटेशन, द ग्राउंड वाटर इज ऑफन डीप एंड ऑफ
ऑफन ब्रैकिश, फेमिनिन एंड ड्रॉट आर कॉमन फीचर्स ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है कि आपको बस ये याद रखना है कि इस रीज़न पे आपको पहले तो ये याद लिस्ट करना है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे इंडिया में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, अब वो लिस्ट आउट करके आपको देखना है कि उसमें किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, कितनी बारिश होती है, ये मेजर चीज़ है। ठीक है, किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, कितनी बारिश होती है, और इरिगेशन का क्या तरीका है, वहाँ इरिगेशन किसके थ्रू होता है, या इरिगेशन होता है तो, है ना। और अगर रेनफीड एरिया है तब तो कोई बात ही नहीं है इरिगेशन की। ठीक है, और कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है वहाँ पे, कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है या फिर वहाँ पे कॉन्टूरिंग होता है ना। जैसे आसाम जैसे जगह में जाएंगे तो कॉन्टूर क्रॉपिंग होता है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, सीढ़ी के जैसे बनाया जाता है, स्टेयर जैसे तैयार किया जाता है मेड़, और उसमें खेती की जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पहाड़ वाला जगह है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे जो पहाड़ी जगह और हिल रीजन होते हैं वहाँ कॉन्टूरिंग फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन मूविंग ऑन, ओके, एंड दिस इमेज, आपको ये इमेज ध्यान में रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कुछ कलर कर लें अपने अकॉर्डिंगली जो आपको समझ आए। ठीक है, यहाँ मैंने कोशिश की है कि सारे रीजन को अलग अलग कलर करने की कोशिश की ताकि वो याद रहे कि रेड कलर है और 9 नंबर है तो वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल है। ठीक है, ब्लू कलर है तो वो 5 नंबर है, अपर गैंगेटिक प्लेन है। तो आप याद करने का ये तरीका मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाए, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, एंड देन मूविंग ऑन, ओके, देन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ छत्तीसगढ़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया आया तो वो 7 मार्क्स का तो आता ही है। ठीक है, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ छत्तीसगढ़ आया क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 3 हैं, तो ये कम मार्क्स का आएगा। मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है ये 5 नंबर तक के आए, क्या हो सकता है कभी 3 नंबर में भी पूछ ले। ठीक है, तो कितने भी नंबर में आए ये पूछता ही है आपको। ठीक है, सो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर डिवाइडेड इनटू 3 जोन। ठीक है, फर्स्ट वन इज सीजी प्लेन्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लेन होता है। सेकेंड वन इज बस्तर प्लेट्यू एंड हिल्स, एंड नॉर्दर्न हिल्स थर्ड वन। ओके, सो हम इसका डिटेल देखते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा है, क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न होता है। सो मूविंग ऑन, ओके, दिस इमेज, ये तो सबसे इजी है। देखिए छत्तीसगढ़ में 3 ही हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिवाइड है, तो आपको बस याद रख लेना है कि फर्स्ट जो है येलो कलर है वो बस्तर प्लेट्यू एंड ब्लू कलर है वो बस्तर प्लेट्यू है, ऑरेंज कलर है वो सीजी का प्लेन एरिया है, और जो येलो कलर है वो नॉर्दर्न हिल्स है ना। तो जब आपको समझ आ रहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ का जो मिडिल रीजन है वो प्लेन एरिया आता है। ठीक है, जो बॉटम जो है वो बस्तर प्लेट्यू में आता है, और जो टॉप जो है वो क्या होता है, नॉर्दर्न हिल्स में आता है। तो ये बहुत जल्दी आसानी से आपको ध्यान में रहेगा और याद हो जाएगा। ठीक है, देन मूविंग ऑन, देखते हैं हम आगे क्या है। ओके, फर्स्ट वन इज सीजी प्लेन्स। ओके, तो सीजी प्लेन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो इसमें आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट को याद कर लीजिए, और उसके पीछे पीछे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है आप वो याद कर लीजिए। इसको भी ऐसे लिस्ट आउट कर लिए, हो सकता है सपोज करिए कि आप रायपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप सीजी प्लेन में आएंगे। ठीक है, तो अपने इसको याद करने का तरीका है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसको ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए कि उसके पीछे पीछे आपके पीछे पीछे कौन कौन से दोस्त आपके आ रहे हैं, तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है। सो रायपुर, गरियाबंद, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ एंड पार्ट ऑफ कांकेर डिस्ट्रिक्ट्स, नारायणपुर एंड कांकेर ब्लॉक जो है वो कांकेर डिस्ट्रिक्ट्स के इसमें आते हैं। बाकी का जो कांकेर का जो एरिया होता है वो इस रीजन में नहीं आता। ठीक है, एंड टोटल जियोग्राफिकल एरिया आपको याद रखना है 68.49 लाख हेक्टेयर जो है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, जो कि 50% है। ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया 50% है, एंड नेट शोन एरिया जो है वो 32.95 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, एंड देन सॉइल टाइप, किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो बेसिकली छत्तीसगढ़ में हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार और एक कचार
ठीक है। बेसिकली तो 4 सॉइल पाई जाती है। मेन क्या है, भाटा, मटासी, दोरसा और कन्हार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितनी टाइप की सॉइल पाई जाती है तो आप बताएंगे कि 4 टाइप की सॉइल पाई जाती है। पहला होता है भाटा, दूसरा होता है मटासी, तीसरा होता है दोरसा और चौथा होता है कन्हार। ठीक है, पर थोड़े कुछ कुछ रीजन में कचार टाइप की भी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, अब भाटा को हम एंटी सॉइल कहते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में इस रीजन में 36% है। किस रीजन में, सीजी प्लेन्स में। ठीक है, अल्फी सॉइल को हम मटासी बोलते हैं जो 21% है। इंसेप्टी सॉइल को हम डोरसा कहते हैं जो 22% है। वर्टी सॉइल को हम कन्हार कहते हैं, ठीक है, जो 18% है। एंड एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, 0.3% है, सॉरी 3% है। ठीक है, तो वर्टी सॉइल बहुत अच्छी सॉइल है, कन्हार मिट्टी जो है वो अच्छी सॉइल होती है। तो ये जो है वो 18% है इस डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो फर्स्ट सीजी प्लेन कंप्लीट हो गया। सेकेंड लेट्स सी व्हाट इज ओके इरिगेशन। ओके, सीजी प्लेन में इरिगेशन जो है 43% होता है। 43% जो इरिगेटेड एरिया है हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब 100% में से 43% ऐसा एरिया है जहाँ इरिगेशन की सुविधा है। ठीक है, सिंचाई चाहे वो पॉन्ड के जरिए हो, नदी के जरिए हो, नाले के जरिए हो, ट्यूबवेल के जरिए हो, वेल के जरिए हो, पर वो इरिगेटेड एरिया में आता है। ठीक है, सिंचित बोल सकते हैं, सिंचित क्रॉप लिया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ किस टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे रेनफेड एरिया में राइस लेते हैं हम, राइस और फैलो छोड़ देते हैं। ठीक है, जो हमारे जो टिपिकल गांव टाइप के एरिया है जहाँ टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है या लोग उतने अवेयर नहीं है, वहाँ आप देखेंगे सिर्फ धान का एक सीज़न में खरीफ सीज़न ले लेते हैं, उसके बाद कोई भी क्रॉप नहीं लेते। क्रॉप जो आपकी फील्ड क्रॉप जो आपका फील्ड होता है वो ऐसे बैरन पड़ा रहता है बाहर पूरे साल, फिर अगले साल फिर वो खरीफ की क्रॉप में फिर धान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो रेनफेड एरिया में ऐसा होता है। राइस या कुछ लोग राइस या लेथाइरस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग राइस, लेथाइरस या ग्राम वीट जैसे क्रॉप ले लेते हैं। सोयाबीन ग्राम वीट ले सकते हैं, है ना, सोयाबीन प्लस अरहर ले सकते हैं। अरहर इज ऑल्सो कॉल्ड पिजन पी। ठीक है, कोदो उर्द ले सकते हैं, मूंग या तिल ले सकते हैं। तो ये सारे जो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो रेनफेड एरिया में हम अपनाते हैं। ठीक है, कौन से रीजन में, सीजी प्लेन में। ठीक है, और इरिगेटेड जहाँ होता है वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ इरिगेशन की सुविधा हो हम वहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। थ्रू दी वेदर, आपका वेदर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। राइस, ग्राम, वीट, सनफ्लावर ऐसा ले लेते हैं। कभी कभी राइस भी ले लेते हैं। तीनों सीजन में कुछ फार्मर्स होते हैं जो राइस होते हैं, अस, ऑटमम, ये आपने पढ़ा होगा मे बी, आपको 3 कैटेगरी में राइस को डिवाइड किया गया, आपने अपने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा होगा, है ना। और उर्द वेजिटेबल ले लेते हैं। कभी कभी फार्मर्स वेजिटेबल ही ले लेते हैं तीनों सीजन में अगर इरिगेटेड एरिया रहता है तो। ठीक है, सोयाबीन, अरहर ले लेते हैं, शुगर केन ले लेते हैं। और हम शुगर केन ले लेते हैं तो वो हमारा 2 साल का क्रॉप रेडी हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना। क्यों, क्योंकि शुगर केन जब हम एक बार उगाते हैं तो वो फिर रेटून क्रॉप भी लेते हैं। एक बार उसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद भी हम उसे एज इट इज़ वैसे जो उसके स्टबल्स होते हैं उसे पड़े रहने देते हैं और फिर रेटून क्रॉपिंग भी उससे ले लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न है इरिगेटेड एरिया के लिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन। ओके, सेकेंड वन इज बस्तर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये बॉटम है, छत्तीसगढ़ का नीचे साइड का एरिया है। ठीक है, बॉटम साइड है। तो इसमें जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कांकेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट का कांकेर जो ब्लॉक है और नारायणपुर ब्लॉक है, ये जो है वो सीजी प्लेन में आता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ये जो सीजी प्लेन में आता है। लेकिन जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट का बाकी जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट, आपका नारायणपुर और कांकेर ब्लॉक को छोड़ के जितना भी डिस्ट्रिक्ट का उसका पार्ट है वो बस्तर प्लेट्यू में आता है। ठीक है, जहाँ टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है 39.6 लाख हेक्टेयर है, जो कि 29% है। ठीक है, नेट शोन एरिया जो है वो 6.40 लाख पर हेक्टेयर है। एंड देन लाख हेक्टेयर है, नॉट पर हेक्टेयर, सॉरी। एंड देन सॉइल टाइप जो है यहाँ पे भी भाटा, हमारी छत्तीसगढ़ में बेसिकली 4 सॉइल पाई जाती है, मैंने बताया। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज है, भाटा 26% होता है इस एरिया में, मटासी जो है वो 25% होता है, डोरसा जो है 34% होता है, कन्हार 10% होता है। सीजी प्लेन में कितना था, 18% कन्हार था। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होता है जिसको हम कचार बोलते हैं वो 5% होता है, जबकि सीजी प्लेन में ये 3% था। ठीक है, अल्फी सॉइल जो है सीजी प्लेन में 22% था। तो परसेंटेज जो है एरिया वाइज जो है
वो सॉइल के टाइप जो हैं वो चेंज होते जाते हैं, है ना। तो सॉइल के टाइप के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम सॉइल के अकॉर्डिंग भी क्रॉपिंग पैटर्न लेते हैं। इसलिए हर जगह का क्रॉपिंग पैटर्न जो है सीजन वाइज अलग अलग होता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, देखो यहाँ इरिगेशन 5% होता है ना, वहाँ इरिगेशन कितना होता था, 30% होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है। देखिए बस्तर प्लेटू में इरिगेशन जो है 5% एरिया इरिगेटेड है, बाकी सब रेनफेड हो सकते हैं, ठीक है। सो क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ राइस और फैलो, देखिए ये रेनफेड में फिर कुछ लेने का, क्योंकि इरिगेशन की सुविधा ही नहीं है, तो राइस बस लेते हैं, बैरन छोड़ देते हैं, मेज लेते हैं, खाली छोड़ देते हैं फील्ड को, नाइजर लेते हैं, खाली छोड़ देते हैं। और कुछ जगह जो है, कुछ जहाँ थोड़ी मोड़ी सुविधा होगी या कुछ नदी नाले होंगे इरिगेटेड कहीं से, तो वहाँ पे अरहर, मूंग, उर्द ऐसा ले सकते हैं। अरहर लेते हैं तो अरहर के साथ मूंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही सीज़न पे हम उगाते हैं। खरीफ सीज़न के दोनों क्रॉप है, अरहर को भी हम खरीफ सीज़न में उगाते हैं, मूंग और उर्द को भी। तो वो रेनफेड एरिया में उगाते हैं, क्योंकि वर्षा वहाँ पे उस समय खरीफ सीज़न में बारिश होती है, ठीक है। तो ये क्रॉप हम ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है वो आप किस एरिया में हैं, ठीक है, किस रीजन में आप, किस रीजन से आप हैं जहाँ आप वो क्रॉपिंग पैटर्न ले पाएँ, ठीक है। फिर क्या है, इरिगेटेड एरिया में राइस, बीट और ग्राम आता है आपका, मेज़, ग्राम, मस्टर्ड आता है, या तो ग्राम आता है या तो मस्टर्ड आता है, ठीक है। राइस आता है, मेज़ आता है, वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल और शुगर केन लेते हैं, मैंने बताया शुगर केन का रेटून क्रॉप भी लेते हैं, तो वो साल दर साल चलता ही रहता है ना, कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल वो रेटून क्रॉप जो है शुगर केन का चलता रहता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अच्छा ये चीज़ भी है कि क्रॉपिंग पैटर्न हम कैसे कैसे बनाते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि राइस लेते हैं, फिर ग्राम लेते हैं, या मेज लेते हैं, या कोई वेजिटेबल लेते हैं, तो आपने पढ़ा है ये चीज़ कि हमें हमेशा सीरियल्स क्रॉप के साथ पल्सेस लेना चाहिए, है ना, या पल्स के साथ पल्स ही नहीं लेना चाहिए, या सीरियल्स के बाद हमेशा हम पल्सेस क्रॉप उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, आपने प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा मे बी, कि इसलिए उगाते हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, है ना, क्योंकि सीरियल्स क्रॉप जो होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेते हैं, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं। बट जो पल्सेस क्रॉप होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के होते हैं, है ना, लेग्यूमिनेसी के फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं आपके, उसमें एक नोड्यूल पाया जाता है, ठीक है। वो नोड्यूल से नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी चीज़ें होती है, ठीक है। इस वजह से ये एक सिस्टमैटिकली बना हुआ है कि आपको सीरियल लेना है, सीरियल्स के बाद पल्सेस लेने हैं, पल्सेस के बाद आप वेजिटेबल ले सकते हैं, या ऐसे पौधे ले सकते हैं जो जिनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पल्सेस क्रॉप जो होते हैं ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उनको नाइट्रोजन की कम से कम आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आवश्यकता ही नहीं होती है, कम से कम उनको चाहिए होता है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट होते हैं पर कम मात्रा में, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके। सो थर्ड वन इज़ नॉर्दर्न हिल्स, ठीक है। ये लास्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हमारे छत्तीसगढ़ का। सो इसमें डिस्ट्रिक्ट आता है ऊपर के साइड वाला, ठीक है। टॉप पोर्शन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नॉर्दर्न हिल्स में आते हैं, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, धर्मजयगढ़, तहसील ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अब ये भी याद रखना है आपको कि देखिए रायगढ़ जो है, जो रायगढ़ है, रायगढ़ जो पर्टिकुलर एरिया है, वो रीजन जो है वो सीजी प्लेन्स में आता है ना। हमने पहले डिस्ट्रिक्ट्स में, पहले क्लासिफिकेशन में हमने देखा छत्तीसगढ़ के एग्रोक्लाइमेटिक के, कि सीजी प्लेन्स में रायगढ़ भी आता है। बट तहसील ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट धर्मजयगढ़ जो है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। लेकिन जो धर्मजयगढ़ जो है वो प्लेन में नहीं है, प्लेन रीजन में आप नहीं आता वो, लेकिन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है धर्मजयगढ़, लेकिन वो प्लेन रीजन में नहीं आता, ठीक है, वो नॉर्दर्न हिल्स में आता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे आपको कांकेर का याद रखना है कि कांकेर ब्लॉक और नारायणपुर जो है वो सीजी प्लेन्स में आता है, और उसके बाकी जो क्षेत्र हैं वो आपका बस्तर प्लेट्यू में आता है। सेम वैसे जो रायगढ़ है आपका वो सीजी प्लेन में आता है, ठीक है। पर जो धर्मजयगढ़ है, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, वो जो है आपका नॉर्दर्न हिल में आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। मूविंग ऑन, एंड देन टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 28.47 लाख हेक्टेयर है, जो कि 21% है, ठीक है। एंड देन इससे पहले 20% था, है ना, बस्तर प्लेट्यू का 20% था। तो वैसे है अकॉर्डिंग टू दी रीजन, ठीक है। उनका जो नेट जोन एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया है
वो सारी चीज़ें चेंज होती जा रही, तो आपको ये परसेंटेज ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड देन सॉइल टाइप भी है इसमें चेंज हो गया, देखिए 13% भाटा सॉइल पाई जाती है, मटासी 29% होता है, डोरसा 28% होता है, कन्हार सॉइल 28% होता है ना। फर्स्ट हम सीजी प्लेन में हमने पढ़ा 18% कन्हार सॉइल होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बस्तर प्लेटू में कि सिर्फ 10% कन्हार सॉइल होती है, देखिए यहाँ परसेंटेज चेंज हो गया और 28% वर्टी सॉइल हमारी पाई जाती है, ठीक है। तो इस टाइप का ये हमारा क्लासिफिकेशन था। एंड देन इरिगेशन देख लेते हैं, तो नॉर्दर्न हिल में 11% तक के इरिगेशन एरिया है, ठीक है। एंड क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो रेनफेड में राइस एंड फेलो छोड़ देते हैं, मेज उगाते हैं खरीफ सीजन में, फिर या तो फेलो छोड़ देते हैं, हॉर्स ग्राम उगाते हैं, नाइजर उगाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो अकॉर्डिंग टू दी योर रीज़न हम क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर जगह की सॉइल अलग है, इरिगेशन परसेंटेज अलग है, नेट सोन एरिया अलग है ना। नेट सोन एरिया मतलब कल्टीवेटेड एरिया जहाँ हम कल्टीवेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब जगह की अलग अलग हैं, तो वहाँ अलग अलग टाइप के हम क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका याद करने का तरीका है, आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट में चीज़ों को लिखना है, ठीक है। कॉलम बनानी है, अलग अलग कॉलम बनाने हैं सबके, और उसको लिखना है और हर दिन उसे देखना है। हर दिन देखने से आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगा, ठीक है। अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।